आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो है वैद्युत चालन उसके क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें भी चैप्टर 5 के हमने क्वेश्चन करवाए थे। अब इस वीडियो में भी उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन नए हैं तरीके के हैं, उनको हम देखेंगे और लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 वैद्युत चालन। इसके कुछ क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। किताब से क्वेश्चन दिया है, हम क्वेश्चन को बोलेंगे, आप लोग उस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे कॉपी पे। उसके बाद उसका सलूशन हम यहाँ पे कराएंगे, वो आप देखेंगे। 200 वोल्ट 0.2 एम्पियर धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻⁷ ओम मीटर है। तार के व्यास की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप वीडियो को रोककर उसे लिख लीजिए। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि जो इसमें दिया गया है वो सब चीज़ हम लोग लिख लेंगे। पहले 200 वोल्ट दिया गया है, इसका मतलब है विभव जो है वो B है 220 वोल्ट। उसके बाद इसमें 0.2 एम्पीयर की धारा बह रही है। धारा है, धारा को I से डिनोट करते हैं। 0.2 एम्पीयर, ये इतना करंट इस तार में दौड़ रहा है। बल्ब के तंतु की तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तंतु की लंबाई, बल्ब के तंतु की जो लंबाई स्मॉल l से लिखेंगे वो है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है, इसको लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये सेंटीमीटर जो है मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है। तंतु के तार का विशिष्ट प्रतिरोध इसे रो से लिखते हैं, वो दिया गया है 5 × 10⁻⁷ ओम मीटर, ये दिया गया है। पूछा गया है कि तार के व्यास की गणना कीजिए। तार का व्यास को हम डायमीटर से यानी D से लिखेंगे, यही हम ज्ञात करेंगे। ये तार का व्यास दिया गया है, तो ऐसा फार्मूला जिसमें B, I, L, ρ और D सारी मिल जाएं, उस तरीके के जो है फार्मूले को हमको लिखना है। और ये फार्मूला एक हम पहले पढ़ा ही चुके हैं आपको, जो होता है किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध जब ज्ञात करते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला हम पहले एक बार आपको बता चुके हैं वो है R = ρL/A। ये फार्मूला हम आप लोगों को पहले ही करा चुके हैं। इस तरीके का फार्मूला हम पहले आपको करा चुके हैं, तो देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें जो है डायमीटर की ज़रूरत है, तो ये डायमीटर, ये A का मतलब क्षेत्रफल है, L का मतलब तार की लंबाई, ρ का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, और कैपिटल R जो दिया है, ये कैपिटल R, ये है हमारा प्रतिरोध। तो हम यहाँ पर से डायमीटर के लिए कैपिटल A को ऊपर लेके आएंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A = ρ × L/R, क्योंकि डायमीटर हमारा यहीं से निकल के आएगा। और ये है क्षेत्रफल, यानी A बराबर है πr²। अब चूंकि तार है तो हम πr² ही क्यों लगा है वो बता देते हैं। तार जो होता है उसका जो एकदम गोल पाइप की तरह होता है, तो उसका जो एक सिरे पर जो सरफेस होता है वो वृत्त के रूप में होता है, और जब वृत्त के रूप में होता है तो इसी का क्षेत्रफल हमें लिखना होता है। और ये क्षेत्रफल वृत्त का आपको पता है कि πr² होता है, इसलिए A = πr² लिखा है हमने। तो यहाँ पर A = πr² है, तो यहाँ लिख देंगे πr² ρ × L/R। यहाँ से पाई हटा दीजिए, तो जब आप पाई यहाँ से हटाएंगे
आर स्क्वायर बराबर यहाँ बचेगा रो इंटू एल बटे कैपिटल ए और पाई इसके नीचे आ जाएगा तो ये पाई हो जाएगा। अब आर स्क्वायर है यहाँ पर दिया गया, ठीक है। हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम डायमीटर को जो है निकाल लेंगे। या फिर आप ये करिए कि 4 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, 4 से दोनों तरफ गुणा करने पर, जब 4 से गुणा करेंगे, क्यों किया है आपको पता चल जाएगा अभी, इसलिए क्योंकि जो डायमीटर होता है वो 2r के बराबर होता है। अब चूंकि r स्क्वायर दिया गया है यहाँ पर, तो जब r का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 4 जो है ये 2r है, इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये डायमीटर का स्क्वायर होगा, तो जब ये स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर होगा। तो आप देख लीजिए, अगर 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर होगा, मतलब डायमीटर को लिखने के लिए हमें 4r स्क्वायर लिखना होगा। अब यहाँ पर आपका केवल r दिया गया है तो हम यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे 4r स्क्वायर, ताकि ये d स्क्वायर बन पाए। और d स्क्वायर ही हमारा डायमीटर होता है, यानी कि व्यास। तो ये हो जाएगा हमारा 4 रो इंटू एल कैपिटल ए, और पाई का मान हमें पता है कि पाई बराबर 22/7 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 22 और बटे के 7। उसके बाद 4 रो इंटू एल, ये 22 ऊपर चले जाएंगे, 22 नहीं जाएंगे, 7 ऊपर आ जाएंगे यहाँ से उठ के ऊपर, तो ये 7 आ जाएंगे और नीचे 22 हैं। 7 की 4 से गुणा 28 रो इंटू एल बटे 22। इसको थोड़ा सोल्यूशन कर लेंगे यहाँ पर, 1 2 1 कम 2 चक्कू 8 11, यानी कि 4r स्क्वायर बराबर आ गया है हमारा 14 रो इंटू एल बटा 11। अब 4r स्क्वायर ये लिखा हुआ है, इसको हम बता चुके हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर बराबर 14 गुणे रो का मान आप लिख दीजिए, रो का मान आपको दिया विशेष प्रतिरोध 5 गुणा 10 की पावर -7, ठीक है, इंटू एल है, एल का मान आप देख लीजिए 20 गुणा 10 की पावर -2 और बटे में क्या दिया है 11। सारी वैल्यू जो है हमारी हो चुकी हैं, शायद एक वैल्यू हमारी एक छूट गई है यहाँ पर, रो इंटू एल में एक कैपिटल आर हमारा छूट गया है। यहाँ पे कैपिटल आर भी आप लिख लीजिए, कैपिटल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर, और ये कैपिटल आर ये छूट गया है। यहाँ पर भी आप कैपिटल आर लिख लो और यहाँ पर भी कैपिटल आर लिख लो। कैपिटल आर की वैल्यू भी हमें नहीं दी गई है, तो कैपिटल आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे। जब हम कैपिटल आर की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, हमें पता है कि बी बराबर आई आर होता है, तो आर बराबर हो जाएगा बी बटा आई। अब बी का मान आप देख लिए 220 दिया गया है, 220, और आई का मान दिया है 0.2 दिया है, इसको पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, तो आर बराबर आ जाएगा 2200 बटे 2 से कटेंगे तो ये 1100 यहाँ पर ओम आ जाएगा, 1100 ओम, ये हमारा आर का मान आ जाएगा। आर का मान हमें यहीं पर रख लेना है, इसको हटा दीजिए, आर तो चल ही रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1100 ओम। अब हम जब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका, तो सबसे पहले गिनतियों को 5 लिख लो, 14 5 और तो 14 गुणा 5 के 20 पंचे 100 हो जाएंगे। उसके बाद माइनस के 7 और माइनस के 2, माइनस के 7 और माइनस के 2 माइनस के 9, 10 की पावर माइनस के 9 ये जुड़ जाएंगे, बटे में 11 गुणा 1100। अब यहाँ पर से हम 2 जीरो यहाँ काट देंगे, 2 जीरो यहाँ काट देंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 14 बटे 11 11 में 121 और गुणा 10 की पावर -9। जब आप इसका सलूशन निकालेंगे, जब आप इसको भाग करेंगे यहाँ से और घातों को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 14 कम है, 121 ज़्यादा है, तो हमारा इसका हल निकल के आएगा 1.274 इंटू 10 की पावर -10, ये हमारा इतना यहाँ पर निकल के आएगा डी स्क्वायर। जब आप इसका वर्गमूल करेंगे तो डी स्क्वायर का जब वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट में 1.274 गुणा 10 की पावर -10 होगा, बराबर में इसका आंसर क्या लिखा जाएगा। जब हम 1.274 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 1.13, जब केवल इतने की जो है वर्गमूल निकालेंगे, और जो साथ में 10 की पावर -10 दिया गया है, ये पावर इसकी आधी हो जाएगी, मतलब 5 आ जाएगी। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन
इसका हो जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ये वाला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे। लोहे के एक ठोस गोले की त्रिज्या स्मॉल a है। इसके 2 बराबर भाग किए गए। प्रथम भाग को गलाकर एक समान व्यास का L1 लंबाई का तार बनाया गया है। दूसरे भाग को भी गलाकर एक समान व्यास का L2 लंबाई का एक तार बनाया जाता है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात उनकी लंबाइयों के पदों में लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। एक गोला है, इसे गला दिया गया है। जब इसको गला दिया, इसका आधा भाग जो है, इसके आधे भाग को जो है, ये इसको गला दिया गया है, ठीक है। आधे भाग को जो है एक तार बनाया गया और एक आधे भाग को दूसरा तार बनाया गया। इस तार की लंबाई L1, इस तार की लंबाई L2 है, ठीक है। दोनों भागों को गला कर अलग अलग लंबाइयों के, अलग अलग व्यास के जो हैं तार बनाए गए, लेकिन दोनों का आयतन एक जैसा होगा क्योंकि दोनों के जो टुकड़े हैं वो एक बराबर हैं, ठीक। अब ये कहा गया है कि इस वाले तार का जो प्रतिरोध होगा वो R1 होगा, इस वाले तार का प्रतिरोध होगा वो R2 होगा। क्योंकि ये तार ज़्यादा पतला है, ये तार थोड़ा सा मोटा होगा, तो इसका प्रतिरोध अलग तरीके से होगा। तो दोनों के प्रतिरोध अलग अलग होंगे और तार की लंबाइयाँ अलग अलग हैं। तो जो प्रतिरोध का जो रेशियो है वो लंबाई के पदों में हमें लिखना है, वो हमें पता करना है, ठीक है। तो हम देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात उनकी लंबाई के पदों में ही ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, अब देखिए आप, पहला अगर तार ये है और ये दूसरा तार है, तो दोनों तार, इसमें ये तार बड़ा है और ये तार छोटा है, तो ये तार एक पाइप की तरह है। तार जो होता है एकदम लंबा होता है और एक गोल रॉड की तरह होता है, और गोल रॉड जो होती है वो एक बेलन की तरह होती है, बेलन। और हम मान लेते हैं इस वाले की जो त्रिज्या है वो A1 है। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये है पहला तार और ये है हमारा दूसरा तार। इस तार की लंबाई L1, इसकी L2, ये इसकी त्रिज्या होगी, इसको A2 लिख रहे हैं, ये इसकी त्रिज्या है, इसको A1 लिख रहे हैं। अब दोनों के आयतन जो हैं वो हमारे एक समान होंगे, लेकिन प्रतिरोध अलग अलग होगा। इसका प्रतिरोध R1 और इसका प्रतिरोध R2। इन्हीं प्रतिरोधों को इन लंबाइयों के पदों में हमें लिखना है। इसकी लंबाई हमारी L1 ऐसे मान लीजिए और इसकी लंबाई यहाँ पर L2 इस तरीके से। तो हाँ, सबसे पहले देख लेते हैं दोनों के आयतन हमारे बराबर हैं। तो प्रश्न से गोले के भाग एक समान है, अतः दोनों के आयतन समान होंगे। जो चीज़ हमें पता है वो पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब गोले का आयतन जो होता है, गोला नहीं है ये, बेलन नहीं है, सही है, ये गोले लिखा है। ये भाग एक समान है, अतः दोनों के आयतन जो है समान होंगे। तो दोनों भागों के जो आयतन होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले भाग का आयतन बराबर दूसरे भाग का आयतन। तो पहले भाग का आयतन होगा पाई R²H। ये हमारा बेलन है, क्योंकि जब तार है वो किसके रूप में है, हमारा बेलन के रूप में दिया गया है। तार हमारा बेलन के रूप में है, तो बेलन का आयतन होता है पाई R²H। यहाँ पर H जो है इस तार की लंबाई है और R जो है वो हमारी इसकी त्रिज्या है। तो हम जो फिगर बनाया है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फार्मूले को चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, पाई, एक R का मतलब होगा हमारा A, तो A1² और तार की, और A1² और H होता है, H माने तार की बेलन की ऊंचाई,
यहाँ पर तार की लंबाई और ऊंचाई एक बराबर ही मानी जाएगी, तो यहाँ पर L1 होगा। दूसरे में पाई A2 स्क्वायर और L2 होगा। इस तरीके से पाई पाई कट जाएगा और A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर बराबर L1 बटे L2। ये हमारा यहाँ से फार्मूला बन के आ जाएगा। ये कट जाएगा दोनों, तो यही दोनों बचेंगे, तो ये हमारा यहाँ से फार्मूला बन के आएगा। ये किस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ पर A1 स्क्वायर L1 बचा है और A2 स्क्वायर L2 बचा है। तो A1 एक तरफ करो, L1 और L2 एक तरफ। तो A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, L2 बटे L1। ये हमारा एक फार्मूला बन के आएगा। लेकिन इस वाले फार्मूले में हमारा प्रतिरोध नहीं है, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिरोध को लंबाई के पदों में रखिए। तो हम आगे देख लेते हैं क्या होता है। अभी हमने फार्मूला बताया था कि R बराबर होता है रो इंटू L बटा ए। इसमें प्रतिरोध दिया है और लंबाई दी गई है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला फार्मूला हमारा यहाँ पर लग जाना चाहिए। अभी लग जाएगा, क्योंकि अनुपात जो है जो पूछा गया है उसका अनुपात वो लंबाई के पदों में ही पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले तार का प्रतिरोध, तो वो क्या होगा R1। पहले तार का प्रतिरोध R1 होगा और विशिष्ट प्रतिरोध तो उतना ही होगा क्योंकि पदार्थ दोनों एक जैसे ही हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है वही होगा। लंबाई इसकी L1 हो जाएगी और क्षेत्रफल जो होगा वो पाई A1 स्क्वायर होगा। इसी तरीके से दूसरे तार का प्रतिरोध R2, ये रो L2 पाई A2 स्क्वायर ये होगा। तो अब इसको हम पहला समीकरण मान लें और इसको मान लें दूसरा समीकरण। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1/2 से जब 1/2 करेंगे तब R1 बटे R2 आ जाएगा, R1 बटे R2, और ये वैल्यू इसके बटे आ जाएगी रो L1 बटे पाई A1 स्क्वायर बटे रो L2 बटे पाई A2 स्क्वायर। ये इससे कट जाएगी वैल्यू, तो जो बचेगा वो होगा L1 बटे पाई A1 स्क्वायर गुणा में ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये पलट के लिख जाएगी, क्योंकि पहले बता चुके हैं 2/3/4/5 हो, तो यहाँ पर ये वैल्यू पर ऐसी रहती है, ये चीज़ जो है गुणा में पलट के लिख जाती है। तो यहाँ पर इसको पलट के लीजिए, नीचे वाली गिनती सबसे ऊपर पाई A2 स्क्वायर और ये हो जाएगा L2। यहाँ से पाई पाई कट जाएगा, यहाँ बचेगा R1 बटे R2 बराबर L1 A2 स्क्वायर बटे L2 A1 स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पर इतना बचा है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि A1 बटे A2 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है A2 बटा A1 लिखा है, यानी जस्ट उल्टा है। तो हम जो है इसको उल्टे तरीके से लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, A2 स्क्वायर बटे A1 स्क्वायर बराबर L1 बटे L2 ये मिलेगा हमें। अब चूंकि क्वेश्चन में कहा है कि हमें प्रतिरोध जो है लंबाई में चाहिए, तो हम A वाले वैल्यू को यहाँ से हटा देंगे, तो हमारी A वाली वैल्यू जो है वो क्या है L1 बटा L2 और A2 स्क्वायर बटे A1 स्क्वायर। ये टोटल वैल्यू यहाँ से आप देख लीजिए क्या है L1 बटे L2 के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2, अब इसकी जगह पे लिख देंगे L1 बटे L2, तो हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर L1 हो जाएगा L स्क्वायर और ये हो जाएगा L2 स्क्वायर। इस तरीके से जो प्रतिरोध है वो हमारे लंबाई के पदों में यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन जो अभी हमने लगाया है, दूसरा क्वेश्चन ये 2013 में आया हुआ था और जो पहला वाला क्वेश्चन था वो 2018 में आया हुआ है। आप दोनों क्वेश्चनों को लिख लीजिए, उस पर डाल लीजिए कि ये इतने सन में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
एक चित्र बनाया हुआ है। इधर भी बना है यहाँ पर। ये सब दिए गए हैं 4, 6, यह है 4 ओम का, 6 ओम का, ये 10 ओम का दिया गया है 10 ओम, और ये दिया है 10 ओम, और ये है 5 ओम, 10 ओम और 5 ओम। 2018-2010 में 2018/2010 ये 2 बार क्वेश्चन जो है आया हुआ है। अब यहाँ पे पूछा है बिंदु ए व बी के बीच, ए और डी, ए व बी के बीच, ए व डी के बीच, और तीसरा है ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है। और चौथा पॉइंट यह है कुल धारा का मान ज्ञात करो यदि परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी है। परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी नहीं, 220 वोल्ट मेंस जुड़ा है, 220 वोल्ट मेंस जुड़ा है। इसके भाग दिए गए हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी। जो मेंस है, मेंस जो है बी सी ए बी सिरों के बीच है, ठीक है, एसी सिरों के बीच है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस पूरे मेंस का, उस पूरे परिपथ का जो है कुल प्रतिरोध हमारा कितना दिया गया है। तो देख लेते हैं। कुल तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए यहाँ पे जो पहला पूछा गया है कि ए और बी के बीच, तो ए और बी के बीच जब हमें प्रतिरोध पूछा गया है तो उस कंडीशन में ए और बी को फिक्स कर रखेंगे, मतलब एक जगह पर स्थिर रखेंगे। इनको हल करेंगे, बकाया वाले प्रतिरोधों को हम हल करेंगे, केवल इसको यहाँ पे रखेंगे, बकाया प्रतिरोधों को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक इस डी को अगर भूल जाइए तो यहाँ से यहाँ तक एक ही तार है, यहाँ से यहाँ तक एक ही तार है। दोनों तार कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे 4 ओम तथा 6 ओम श्रेणी क्रम में। तो जब ये दोनों ये श्रेणी क्रम में होंगे तो श्रेणी क्रम में हमें पता है डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। R बराबर 4 + 6 मतलब 10 ओम, डायरेक्ट जोड़ते हैं ये वैल्यू। अब जब इनका सल्यूशन बनेगा कितना है, 10 ओम, तो ये ऊपर 10 ओम जो इनका आया 6 और 4 10, ये और ये 10, ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे R बराबर 10 ओम तथा AC के बीच 10 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं। तो ये दोनों जो समांतर क्रम में है तो बटे में हो जाएंगे, 1/r बराबर 1/10 + 1/10, तो ये हो जाएगा 2/10, यानी 1/5, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ से आपका 1/r बराबर निकल के आएगा 1/5, तो r बराबर हो जाएगा 5 ओम। इसका मतलब ये पूरा सल्यूशन यहाँ तक हो गया है। 10, 6 और 14 इनको सबको जोड़कर यहाँ पर जो है 5 ओम का प्रतिरोध हो गया है। तो ये यहाँ से हटा दीजिए इतने, और ये जो है हमारा यहाँ कितना हो गया, 5 ओम का प्रतिरोध। ये हो गया 5 ओम का प्रतिरोध। अभी ए और बी फिक्स है, जो जिसका पूछा जाए उसी को हम फिक्स कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप 5, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक ही तार माना जाएगा,
यहाँ से यहाँ तक एक ही तार होगा। अब ये दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे AC के बीच प्रतिरोध तथा BC के बीच प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो ये जब दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिए डायरेक्ट। R बराबर 5 + 5 मतलब 10 ओम। ये पूरा जो है तार जो है 10 ओम प्रतिरोध का है। अब ये इनका दोनों को मिलाकर ये 10, अब ये जो नीचे वाला दिया गया ये दोनों कौन से क्रम में होंगे? समांतर। तो यहाँ पे लिखेंगे R बराबर 10 ओम तथा AB के बीच प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। ये जो है समांतर क्रम में होंगे। तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला 1/R बराबर 1/10 + 1/10। तो हो जाएगा 2/10 मतलब 1/5 यानी R बराबर 5 ओम। तो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध 5 ओम है। ये जो है पहला आंसर आपका आ गया है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर AB को फिक्स कर रखा था तो ये 5 ओम का आया है। आप A और D को फिक्स कर लीजिए। A और D जो चित्र है इसमें इस तरीके से जो चित्र था ABCD और यहाँ पर कितना दिया गया था? 4 और 6 ओम के प्रतिरोध दिए गए थे। अब A और D के बीच, अब जब A और D करेंगे तो इसको फिक्स रखेंगे। ये वाले दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, इसका इसके साथ समांतर क्रम। फिर जो भी आएगा वो और ये वाला ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। फिर जो इनका हल होके आएगा वो इसके साथ समांतर क्रम में जुड़ेगा। इस तरीके से आप AD और AC चाहे जो भी सिरा पूछा जाए उसके जो है प्रतिरोधों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।